Hello, Congress family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पे हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आज हम टॉपिक करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो ये सारे टॉपिक्स हम फिस्कल पॉलिसी के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फिस्कल पॉलिसी में जितने भी टॉपिक है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। तो देखो सबसे पहले फिस्कल वर्ड आपको गिवन है, तो फिस्कल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। द वर्ड फिस्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिस्क मीनिंग बास्केट। सो यहाँ पर बोला है कि फिस्कल जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है? एक ग्रीक वर्ड होता है फिस्क एंड फिस्क का मीनिंग होता है बास्केट। ठीक है, सो यहाँ पर फिस्कल वर्ड जो है वो फिस्क वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है फिस्क, उसका मतलब है यहाँ पर बास्केट। The word fisc was used to denote income and expenditure operations of the government, while the income generating operation relate to taxation and government borrowing wing, the expenditure operation relate to government spendings. सो यहाँ पर देखो क्या बोला है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी जो है सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने की थी मॉनिटरी पॉलिसी की, तो मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है वो किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मॉनिटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बैंक की, ठीक है, आरबीआई की। एंड जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है गवर्नमेंट की। अब देखो मॉनिटरी के बारे में हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। फिस्कल क्या है? फिस्कल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पॉलिसी होती है एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग्स के बारे में, कि जितना भी इनकम हो रहा है गवर्नमेंट को और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, सो यहाँ पर बोला गया है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर ऑपरेशन है गवर्नमेंट के वो हमारी फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। फिस्क का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बास्केट है वो किसकी बास्केट है? इनकम की और एक्सपेंडिचर की। अब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ से होती है और जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ होते हैं? तो गवर्नमेंट की जो इनकम है, तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्सेशन, जो टैक्स होते हैं, अब चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का या इनकम का सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है? उस जो भी इनकम है उस इनकम को स्पेंड करती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। और जो जहां पर भी गवर्नमेंट उस चीज को, उस पैसे को खर्च करती है वो होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सो फिस्कल पॉलिसी में हम पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में, कि गवर्नमेंट के जो भी इनकम्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। अब देखो गवर्नमेंट का जो सोर्स है इनकम का उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, इट इंक्लूड फ्रॉम टैक्सेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे अभी मैंने बताया सबसे बड़ा सोर्स जो है इनकम का वो टैक्स है। अब उस टैक्स में हमारे दोनों आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ एंड गिफ्ट टैक्स। जैसे यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं एंड इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट मतलब जो किसी पर भी डायरेक्टली लगे कि भाई आपको ये टैक्स देना है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम कब, जैसे इनकम जो है किसी भी एक पर्सन की भाई इतनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होगी तो इतने परसेंट लगेगा, 5 लाख से ऊपर होगी तो इतने परसेंट लगेगा। इस तरीके से जो इनकम पे होता है तो इनकम टैक्स हमारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, वेल्थ एंड गिफ्ट टैक्स होता है। उसके बाद अगर हम देखें इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज एंड सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स जो होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स में। अब ये सारे ही जो है वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, गवर्नमेंट के पास जा रही है उसकी, तो वो जो गवर्नमेंट को उसका अमाउंट मिल रहा है टैक्स का वो उसकी इनकम कहलाई। टैक्स कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ गवर्नमेंट इनकम्स। Other sources include profit generated by public sector, enterprise, fines, fees, gifts and grants. अब देखो इसमें जो है टैक्स का बताया गया कि टैक्स में जो है दोनों चीजें आ रही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो यही गवर्नमेंट की इनकम होती है। अदर सोर्सेज जो है जैसे प्रॉफिट जनरेट हुआ पब्लिक सेक्टर से या फिर फाइन से, किसी फीस से, गिफ्ट से या ग्रांट से, तो ये वाली भी सारी चीजें इनकम में आ जाएंगी, वो आ जाएंगे अदर सोर्सेज में। ठीक है, देन नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या गिवन है।
Professor Ursula Haig says that fiscal policy is concerned with the manner in which the different elements of public finance may collectively be geared to forward the aim of economic policy. So यहाँ पर क्या बोला है, जो डेफिनेशन आपको फिस्कल पॉलिसी की गिवन है उसमें ये बोला गया है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके कंसर्न में बनाई जाती है, जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं पब्लिक फाइनेंस के, ठीक है, उनको कलेक्टिवली गियर किया जाता है ताकि जो एम है उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉरवर्ड करने का वो पूरा हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है पॉल एंड विलियम्स की। इसमें आपको बोला है द सेटिंग ऑफ टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स टू हेल्प डन द स्विंग्स of business cycle and contribute to the maintenance of a growing high employment economy free from high or volatile inflation। अब देखो सेकेंड डेफिनेशन जो है उसमें फिस्कल पॉलिसी के बारे में ये बताया गया है कि जो टैक्सेस हैं और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको इस तरीके से सेट करना जिससे जो बिजनेस साइकिल है उसमें जो डाउन और स्विंग्स आते हैं, सो उस बिजनेस साइकिल को कैसे कंट्रीब्यूट करें कि जो हमारे एम्प्लॉयज इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, और जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन कर सके। अब इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है कि जो भी लेबर है वो जो प्रोडक्शन में लग रही है उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हाई एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में और जो इन्फ्लेशन है उसको हाई होने से रोका जाए, उस चीज को हम मेंटेन कर सके एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को सेट कर सके। सो सेकंड डेफिनेशन में हमें फिस्कल पॉलिसी की ये बताया गया है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, आपको समझ आ रहा होगा इंट्रोडक्शन से कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अभी हमने बात की, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है फिस्कल पॉलिसी में। व्हाइल द मैक्रो इकोनॉमिक गोल ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स द सेम, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर। अब यहाँ क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक की जब बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक का गोल ये होता है, एम ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो एंड ये चीज सेम रहे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम ना हो, हाई एम्प्लॉयमेंट रहे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो अलग होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल इन नेचर, whereas in poor countries in addition to cyclical and frictional unemployment there may be structural unemployment of a different type। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के भी यहाँ पर टाइप आपको बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो या तो साइक्लिकल होता है या फ्रिक्शनल होता है। साइक्लिकल का मतलब कुछ सीजनल होता है, जैसे भाई समर सीजन में कुछ ऐसे लेबर है जिनको समर सीजन में काम मिलता है एंड विंटर सीजन में काम नहीं मिलता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिकल है, सीजन के हिसाब से उनको वर्क मिल रहा है, सीजन के हिसाब से उनका एम्प्लॉयमेंट है, तो इस तरीके से होता है। एंड जहां पर पुअर कंट्रीज होती हैं तो पुअर कंट्रीज में साइक्लिकल फ्रिक्शनल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। अलग अलग टाइप्स यहाँ पर आपको गिवन है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है चाहे वो किसी भी तरीके का हो उसको खत्म किया जाए एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, हाई किया जाए एम्प्लॉयमेंट को। देन सेकेंड यहाँ पर हम देखेंगे सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई कोई भी चीज है, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो जाहिर सी बात है एक कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाई जा रही है, उसकी ग्रोथ के लिए बनाई जा रही है, ठीक है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू रिसेशन फ्री इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या बोला है कि सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिसेशन फ्री होनी चाहिए, रिसेशन पीरियड उसमें नहीं आना चाहिए, उससे फ्री होनी चाहिए, तब वो ग्रो कर पाएगी इकोनॉमी। द इकोनॉमी इज सेड टू बी ग्रोइंग व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन ईयर इज मोर देन दैट द प्रीवियस ईयर एंड व्हेन दिस हैपन ईयर आफ्टर ईयर we may say that economy is growing in a sustained manner। अब देखो हम कैसे कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही, कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पर बताया गया कि एक इकोनॉमी कैसे पता लगेगा कि वो ग्रो कर रही, जब उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं तो वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हाई होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर ले 2010 की बात, ठीक है, तो 2010 में अगर हम टोटल क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की ले
हैं, तो अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो 1 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं। 2010 में टोटल पूरी कंट्री की बात करें तो, ठीक है। अब अगर उसी चीज को हम 2015 में देखें, ठीक है, एंड 2011 में देखें इसके बाद, तो प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि पिछले सालों में जो है यहाँ पर इस चीज के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि भाई देखो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, अब ऐसा तो नहीं कि डिमांड नहीं होगी और प्रोड्यूस हो रही है, जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज होती है, मान लो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, इस तरीके से अगर इंक्रीज होती रहती है, मतलब जो भी क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस होने की, वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर, तब हम कह सकते हैं कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो सस्टेन ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो ईयर आफ्टर ईयर जब ये होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये सस्टेन मैनर में इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, कंसिस्टेंट नेट पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैन बी रेफर टू एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम ये कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ रहनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि चलती रहनी चाहिए, जैसे अभी हमने प्रीवियस देखा कि ईयर बाय ईयर उसमें इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने 2010 से यहाँ पर देखा है, तो 2011 में यहाँ पर इंक्रीज हुआ, 12 में इंक्रीज हुआ, 13 में इंक्रीज हुआ। अगर 14 में जाके डिक्रीज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ नहीं रहेगी, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी खत्म हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है सेम रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए इकोनॉमी। अ क्रीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 0 to 3% इज इम्प्लिसिट इन द टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर बोला है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है 0 to 3%, वो इम्प्लिसिट कहलाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की टर्म में। अ पर्सिस्टेंटली हाई ग्रोथ रेट इन रियल नेशनल इनकम इज एब्सोल्युटली डिजायरेबल। और जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी हाई ग्रोथ रेट होगा नेशनल इनकम में वो डिजायरेबल होगा। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी क्या होता है? अ सोशल जस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इंश्योर्ड ओनली इफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज बोर्न इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पीपल्स हैं, जो भी लोग हैं उनकी इनकम सेम रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ बहुत ज्यादा कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो इक्विटी बेस पर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका पैटर्न वहां पर डिटरमाइन किया जाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी हैज 2 डायमेंशंस। अब यहाँ पर हम इक्विटी की बात करें तो इसमें 2 डायमेंशंस ली गई हैं, नेमली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। किस तरीके से होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड व्हेन इक्वल पीपल आर कंपनसेटेड और टैक्स इक्वली, हॉरिजॉन्टल इक्विटी इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम कब कहेंगे? जब इक्वल पीपल आर कंपनसेटेड और टैक्स इक्वली, मतलब जिनकी जो भी लोग हैं उनकी इनकम इक्वल है एंड वो टैक्स उतना ही पे कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किस तरीके से होगा? इस तरीके से, ठीक है, एंड वर्टिकल आपका इस तरीके से होगा, ठीक। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी तब कहलाएगी जब जो लोग हैं उनको इक्वली कंपनसेट किया जा रहा है एंड वो इक्वली टैक्स पे कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अनइक्वल पीपल आर कंपनसेटेड एंड टैक्स अनइक्वली, वर्टिकल इक्विटी इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब वर्टिकल कब होगी? जहां पर अनइक्वल पीपल होंगे, अलग अलग पीपल होंगे एंड उनको कंपनसेट और टैक्स अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे किसी भी एक पर्सन की इनकम यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 10,000 है एंड वो यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है 5% का, ठीक है, एंड दूसरा कोई इंडिविजुअल है वहां पर उसकी भी इनकम 10,000 है एंड वो भी 5% पे कर रहा है। सो जब इक्वल होगा तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। अब अगर हम इसकी जगह ले लें एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी 10,000 है, एक की है 20,000 एंड वो टैक्स पे कर रहा है 10%, तो यहाँ पर अनइक्वल हो जाएगा। तो जब अनइक्वल होगा तो वो हमारा वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल इक्विटी। सो ये हो जाएगा हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई होप ऑब्जेक्टिव्स आपके समझ आ गए होंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। अब देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
Fiscal policy is an effective instrument to control business fluctuations, both recession and inflation. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जो भी बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, बिजनेस में जो चेंजेस आते हैं। तो बिजनेस में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं, कभी बहुत ज्यादा हाई भी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा लो भी हो जाता है। तो दो पीरियड यहाँ पर बताए गए कि रेसेशन के और इन्फ्लेशन के टाइम पर यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी बनाई गई है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नेमली दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। तो ये दोनों हम देखेंगे डिटेल में क्या होती है। फर्स्ट वन हम देखेंगे एक्सपेंशनरी यानी कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है। अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कॉज द रिसेशन। दो पीरियड पढ़े अभी हमने, रेसेशन एंड इन्फ्लेशन, दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब भी, बहुत अच्छे से समझना पॉइंट को, जब भी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल, मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जब भी कम होगी, किस वजह से कम होगी, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा किसी भी मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें किसी भी इंडिविजुअल का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा, उसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो ये वजह होती है रेसेशन की, ठीक है। एंड अ फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ पुअर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेसमैन ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है अगर वो कम होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसकी पुअर एक्सपेक्टेशंस है प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो प्रॉफिट होगा। द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी विच हैज टू बी फिल्ड बाय कंपनसेटरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बाय रिड्यूसिंग टैक्स। अब यहाँ पर बोला है कि जब वो डिमांड गिर रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब उस डिफ्लेशनरी गैप को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इन द इकोनॉमी विच हैज टू बी फिल्ड कंपनसेटरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आ जाता है यहाँ पर, किससे फिल्ड करते हैं, कंपनसेटरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। अब देखो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, ध्यान रखना गवर्नमेंट की होती है। एंड गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्सेस के द्वारा, एंड जो भी स्पेंडिंग्स वो करती है, जो भी खर्चे वो करती है इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। डिफ्लेशनरी गैप को फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा या फिर जो टैक्सेस हैं उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टू मेथड्स आपको गिवन है, टू मेथड्स टू ड्रॉ द इकोनॉमी आउट ऑफ रेसेशन। नेमली यहाँ पर हम रेसेशन की बात करें तो रेसेशन के टाइम में जब इकोनॉमी में रेसेशन होगा उस टाइम में यहाँ पर क्या मेथड्स हम कर सकते हैं यूज। फर्स्ट वन इज कंपनसेटिंग इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो खर्चा है इंक्रीज मतलब इकोनॉमी पे वो जो एक्सपेंडिचर करती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उन टैक्सेस को कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना। तो ये दो मेथड यूज किए जा सकते हैं जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब रिसेशन के टाइम होगा इकोनॉमी में तब क्या होगा, हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड हम देखेंगे एंटी इन्फ्लेशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। Inflation or price rise is the result of a persistent excess aggregate demand over aggregate supply in the economy. अब देखो इन्फ्लेशन और रेसेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन और रेसेशन का मीनिंग आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है इन्फ्लेशन का डिटेल लेक्चर भी हम लोगों ने किया है। तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर क्या है आप लोगों को वन वर्ड में बता देती हूँ, इन्फ्लेशन एंड रेसेशन। सो देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, एंड जब बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेसेशन पीरियड। सो यहाँ पर रेसेशन का भी हमने देखा, अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट हाई एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो हाई हो जाती है ओवर किसके, एग्रीगेट सप्लाई जितनी हो रही है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन का अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें देखो अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो हाई होती है एंड सप्लाई हाई नहीं होती, सप्लाई जितनी है उतनी ही हो रही है, तो उसकी वजह से वहां पर प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है।
The rise in aggregate demand beyond the capability of the economy during given time to offer a matching aggregate supply would result in price rise. अब यहाँ पर यही बोला है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में कैपेबिलिटी नहीं होती कि उसको जितना टाइम गिवन है एग्रीगेट सप्लाई को मैच कर सके और उसी से प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला, मान लो जो मार्केट है उसमें डिमांड जो है वो 1000 यूनिट्स की है, ठीक है, 1000 यूनिट की डिमांड हो रही है, बट जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, वो कितना हो रहा है, 700 हो रहा है, ठीक है, सप्लाई जो हो रही है वो 700 हो रही है। सो यहाँ पर डिमांड हमारी जो है वो 1000 हो रही है एंड सप्लाई जो है वो 700 हो रही है। अब डिमांड तो इंक्रीज हुई है बट सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा है तो यही प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे कि भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे एंड उसी को हम बोलते हैं, जब वहां पर वो जो प्राइस इंक्रीज होते हैं उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। Along with rise in aggregate demand, a rise in money supply would also cause the generation of inflationary forces. अब यहाँ पर बोला है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके बढ़ने के साथ साथ मनी सप्लाई जो है वो भी बढ़ती है, तो इसी वजह से इन्फ्लेशनरी फोर्सेस जो है वहां पर जनरेट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा एंटी इन्फ्लेशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी होती है। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप विल बी क्रिएटेड विच इफ नॉट वैकेटेड और न्यूट्रलाइज प्राइस विल बी इनटू राइज। सो यहाँ पर क्या बोला है, इसी पर क्या होता है, एक्सेस जो हमारी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि डिमांड जो है 1000 है बट सप्लाई 700 की हो रही है, तो जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उसी से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है एंड उस इन्फ्लेशनरी गैप को न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है, वरना प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। द फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आर, अब देखो अभी हमने देखा था कि हम रेसेशन को किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी से हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भाई पॉलिसी बनाई गई है तो किसी चीज के ऑब्जेक्टिव्स उसके रखे गए हैं कि इसलिए बनाई गई है इकोनॉमी में सही रहे, तो यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी उसको किस तरीके से यूज करेंगे रेसेशन में और इन्फ्लेशन में। तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम कर देंगे और टैक्सेस जो है उनको बढ़ा देंगे। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो किसी वजह से तो कम हो रहा है। अब सप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो उन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको कम कर देंगे और टैक्सेस को बढ़ा देंगे। क्यों खर्चा कम करेंगे, टैक्सेस इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को इनकम हो, क्योंकि इनकम जो होती है गवर्नमेंट को वो कहां से होती है, टैक्सेस से होती है। तो जब इनकम ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा, तभी वहां से पैसा आएगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल हो सकेगा। एंड रेसेशन को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसमें हम अपोजिट कर देंगे कि एक्सपेंडिचर जो है उनको इंक्रीज कर देंगे एंड जो टैक्सेस हैं उनको डिक्रीज कर देंगे। सो इस तरीके से हम दोनों पॉलिसी देखेंगे कि हमारी फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन हम देखेंगे द फिस्कल मेजर ऑफ नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी आर हैंस कॉल्ड बुइल्ट इन और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। जैसे यहाँ पर अभी बोला गया था कि नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है उसको हम बुइल्ट इन या फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये क्या करती है, इससे हम एक्सपेंडिचर्स को और टैक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज करके ऑटोमेटिक स्टेबलाइज कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट आर पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट और कॉर्पोरेट डिविडेंड। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको गिवन है। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स से एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। सो ये हो गया हमारा फिस्कल पॉलिसी। देन हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। लिमिटेशंस क्या होती हैं, लार्ज स्केल अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अभी हमने बात की कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत टाइप का अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिकल होगा, फ्रिक्शनल होगा एंड कई तरीके का यहाँ पर आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट गिवन था। तो लार्ज स्केल पे यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड सेकेंड वन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेट मतलब पब्लिक कोऑर्डिनेट नहीं करती है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर है कि साथ देना, सहयोग करना, ठीक है। द नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है यहाँ पर कि टैक्स इवेजन जो है वो एक इलीगल तरीका है, इलीगल तरीका है जिसमें हम मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो टैक्स देने से बचता है या फिर जितना टैक्स उसका होता है उसमें कुछ हेर फेर करके उसको कम कर देता है, ठीक है। सो ये एक इलीगल तरीका है टैक्स का कि टैक्स से जो है लोग किस तरीके से बचते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाएगी कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए इनकम के लिए टैक्स, बट
लोग क्या करते हैं, पूरा टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसको देने से बच रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो यहाँ पर इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट है लिमिटेड सेक्टर। जो हमारा फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो फिस्कल पॉलिसी बनाई है उसका लिमिटेड सेक्टर है, ठीक है, जो स्कोप है इसका बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो ये हमारी लिमिटेशन में आ जाएगी फिस्कल पॉलिसी की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी फिस्कल पॉलिसी। सो आज के वीडियो में हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले मीनिंग देखा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, डेफिनेशंस, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। देन उसके बाद हमने देखे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, किस तरीके से हम इकोनॉमी में रिसेशन को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। सो ये थी हमारे आज की वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।